सोचिए अगर आपको हर रात सपने में सच में मरने का दर्द सहना पड़े तो आप क्या करेंगे। चलिए देखते हैं हमारे हीरो की इस दर्दनाक कहानी को। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही डरावनी दुनिया से होती है, जहां आसमान धुंधला और काला है और पेड़ किसी चुड़ैल की उंगलियों जैसे मुड़े हुए दिखते हैं और यहाँ मॉन्स्टर किसी को मार रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर अचानक इस सपने से जागता है और बुरी तरह हाँफ रहा होता है। पिछले 12 सालों से वो इसी तरह का मौत जैसा दर्द झेल रहा है। असली प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही वो रियल वर्ल्ड में सोता है, वो वापस उस नाइटमेयर वर्ल्ड यानी डरावने सपने में चला जाता है। अगर वो उस सपने की दुनिया में मरता है, तब जाके वो रियल दुनिया में वापस जागता है। इस वजह से सोना उसके लिए मरने से भी ज्यादा तकलीफदेह हो चुका है। हीरो बताता है कि वो बहुत थक चुका है। उस नर्क जैसे सपने में बार बार मरने से बचने के लिए उसने पिछले 12 सालों में अपने आप को पूरी तरह बदल दिया। उसने वेपन्स चलाना, मार्शल आर्ट्स, स्वॉर्ड्समैनशिप, मिलिट्री टैक्टिक्स और यहाँ तक कि जंगल सर्वाइवल भी सीख लिया। इन सब का फायदा ये हुआ कि सपने में उसका मरना थोड़ा कम हो गया, लेकिन नींद की प्रॉब्लम अभी भी वैसी ही थी। डॉक्टर उससे कहता है कि तुम्हें एनिमे दरबार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि अच्छी नींद आ सके। पर हीरो की बस एक ही चाहत थी कि बस वो एक बार ठीक से सो सके। अचानक उसके नाक से खून निकलता है और वो गिर जाता है। अगले सीन में हीरो को अचानक अपनी बॉडी बहुत हल्की लगती है। उसका हेडेक और दर्द बिल्कुल गायब हो चुका था, जैसे उसने सच में 12 सालों में पहली बार सबसे अच्छी नींद ली हो। लेकिन तभी उसे एक बड़ा झटका लगता है। उसे एहसास होता है कि शायद वो रियल लाइफ में सच में मर चुका है। वो देखता है कि वो वापस उस नाइटमेयर वर्ल्ड में है। उसे याद आता है कि उसकी बॉडी से बहुत खून बह रहा था। उसे समझ आ जाता है कि अगर वो अब यहाँ मरा तो वापस लौटने के लिए कोई रियल वर्ल्ड बचा ही नहीं है। अब से यही नाइटमेयर वर्ल्ड उसकी असली रियलिटी बन चुका है। हीरो जानता था कि जिंदा रहने के लिए उसे क्या करना है। सबसे पहले उसे किसी रोशनी वाली जगह भागना था, क्योंकि मॉन्स्टर्स वहां नहीं आते। लेकिन तभी उसे एक छिपकली जैसा मॉन्स्टर दिखता है। वो एक पेड़ के पीछे छुपा है, लेकिन इस बार उसके अंदर भागने की कोई इच्छा नहीं थी। उसे समझ नहीं आता कि ये उसकी अच्छी नींद का नतीजा है या इस दुनिया में उसकी जवान और फिट बॉडी का। उसकी पूरी बॉडी उसे चिल्ला चिल्ला कर आदेश दे रही थी कि भागो मत, बल्कि लड़ो और जिंदा रहो। वो अपनी तलवार को जोर से पकड़ता है और अपने आप से वादा करता है कि इस डार्क फैंटेसी वर्ल्ड में चाहे जो हो जाए वो सर्वाइव करेगा। और अपने पहले कदम के रूप में वो उस छिपकली मॉन्स्टर पर अटैक करता है और एक ही हमले में उसकी जीभ और पूंछ काट देता है। बाद में मॉन्स्टर सर से एक एसेंस निकालकर खा लेता है और रोशनी वाली जगह की तरफ निकल पड़ता है। अगले सीन में हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जिसे इस नई दुनिया में आए हुए 1 महीना हो चुका है। वो लगातार घने अंधेरे से रोशनी की तरफ बढ़ रहा है। इस खतरनाक जगह पर वो सिर्फ तब शिकार करता है जब उसे भूख लगती है या उसे कोई नई पावर चाहिए होती है। दरअसल इन मॉन्स्टर्स के अंदर मौजूद एसेंस को खाने से उसे उनकी शक्तियां मिल जाती हैं, जिससे उसे इस अजीब दुनिया में ढलने में मदद मिल रही है। एक दिन उसे एक टोकन मिलता है जिस पर लिखा होता है 3rd क्लास मर्सिनरी। इस टोकन को देखकर उसे एक बात समझ आ जाती है कि वो अकेला नहीं है और इस दुनिया में और भी इंसान बसते हैं। तभी उसका ध्यान एक ट्रैप पे जाता है, जिसे देख के वो समझ जाता है कि कोई इंसान यहाँ है। वो रोशनी की तरफ आगे भागता है। उसे एक घर दिखाई देता है। एमसी दरवाजे खोलता है, जहां उसकी नज़र डिमोनिक रेल्म क्रॉनिकल्स नाम की एक किताब पर पड़ती है। वो उसे पढ़ता है और पता चलता है कि इसमें हिस्ट्री और बाकी इन्फॉर्मेशन होती है। ये बुक सर्वाइवल के लिए बहुत आवश्यक है। तभी पीछे से एक क्रॉसबो ताने हुए एक बूढ़ा आदमी आता है। बूढ़ा पूछता है, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो, और क्लियरली बताओ, नहीं तो तेरी खोपड़ी में छेद हो जाएगा। पर हमारा हीरो अपना नाम किम वूजिन बताता है और कहता है कि उसे सब प्यार से जिन बुला सकते हैं। जिन उस दुनिया के बारे में जानने के लिए उस किताब को पढ़ने की रिक्वेस्ट करता है। बूढ़ा कहता है नहीं दिया तो एमसी अपनी तलवार निकालने लगता है, लेकिन बूढ़ा रुक जाता है और अपना नाम हेक्टर बताता है और कहता है, तुम चोर होते तो बुक पढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट नहीं करते। तो अगर जिन घर के छोटे मोटे कामों में उसकी मदद करे तो वो वहां रुककर किताब पढ़ सकता है। हेक्टर दिखने में भले ही सख्त हो, पर दिल का अच्छा है और वो जिन को पीने के लिए गर्म सूप भी देता है। अगले दिन सुबह होते ही हेक्टर एक मॉन्स्टर का शिकार करने निकल जाता है, जिसने उसकी साथियों की जान ली थी। जब हेक्टर चला जाता है तब जिन अकेले में उस किताब को पढ़ता है।
किताब के मुताबिक नॉर्दर्न एम्पायर के लालची राजा ने अपनी भूख मिटाने के लिए एक अदरवर्ल्डली गेट यानी दूसरी दुनिया के दरवाजे के साथ छेड़खानी की थी और उसी दिन से तबाही शुरू हो गई। उस गेट से निकले खूंखार मॉन्स्टर्स ने सिर्फ 9 साल के अंदर पूरे नॉर्थ को एक डेमोनिक रेल्म यानी राक्षसी दुनिया में बदल दिया। इससे बचने के लिए इंसानों ने मिलकर ऑर्डर अलायंस बनाया और एक बहुत बड़ा बैरियर खड़ा किया। किताब में एक और बेहद ज़रूरी बात लिखी थी कि आप डेमोनिक रेल्म में जितना गहराई में जाएंगे मॉन्स्टर्स उतने ही ज़्यादा ताकतवर होते जाएंगे। ये पढ़कर जिन हैरान रह जाता है, क्योंकि वो तो सबसे घने अंधेरे से निकलकर रोशनी की तरफ आ रहा था। वो सोचने लगता है कि आखिर वो इस दुनिया के हिसाब से कितना ज़्यादा ताकतवर है। तभी अचानक वहां हेक्टर अपनी जान बचाकर भागते हुए आता है। खूंखार वेयरवुल्फ जैसा मॉन्स्टर हेक्टर का पीछा कर रहे हैं। हेक्टर पीछे मुड़ के मॉन्स्टर पर अटैक करता है, लेकिन मॉन्स्टर उसके तीर को तोड़ देता है। तभी हमारा हीरो एंट्री मारता है। जिन को वहां से भागने के लिए चिल्लाता है, लेकिन जिन डरने के बजाय अपनी तलवार से एक वर्टिकल स्लैश, एक ही झटके में वो उस बड़े से मॉन्स्टर को बीच में से काट डालता है। हेक्टर ये देखकर पूरी तरह से सदमे में चला जाता है कि हे भगवान, इसने वेयरवुल्फ को सिर्फ एक प्रहार में मार गिराया। और सीन के आखिर में हमारा ओवरपावर्ड हीरो जिन बड़ी ही मासूमियत से पूछता है, हेक्टर, क्या इस मॉन्स्टर को ताकतवर माना जाता है? हेक्टर बताता है कि हाँ, ये बहुत ताकतवर होते हैं और अभी भी उनके सामने करीब 40 वेयरवुल्फ का झुंड खड़ा है। लेकिन हमारा हीरो घबराता नहीं है। वो दिमाग लगाता है कि 40 दुश्मनों से लड़ने की बजाय वो सीधे उनके सेकंड इन कमांड यानी सबसे बड़े वेयरवुल्फ की गर्दन उड़ा देगा, ताकि बाकी सबका मनोबल टूट जाए। जैसे ही जिन उस बड़े वेयरवुल्फ को घूरता है और अपना किलिंग ऑरा चैनल करता है, कमांडर डर जाता है और भागने लगता है। ये देखकर बाकी सारे भेड़िए भी डर कर दुम दबाकर भाग जाते हैं। इसके बाद हेक्टर एक हैरान करने वाला सच बताता है। एक वेयरवुल्फ को मारने की बाउंटी यानी इनाम 40 गोल्ड कॉइन है, जो बिना कोई काम किए 6 से 7 साल तक ऐश से जीने के लिए काफ़ी है। ये सुनकर जिन सोचता है कि यहाँ की जिंदगी उसके पिछले 12 सालों की मुश्किलों से काफ़ी आसान होने वाली है। हेक्टर अपनी जान बचाने के लिए जिन का शुक्रिया अदा करता है। वो जिन को वेयरवुल्फ की कीमती खाल, कुछ सिल्वर कॉइन्स, खाने का सामान और एक मैप देता है। हेक्टर उसे सलाह देता है कि वो पायनिया विलेज जाए और जेकब नाम के आदमी को खोजे जो इस खाल के अच्छे पैसे देगा। एमसी विलेज के लिए निकल पड़ता है, लेकिन उसे वहीं वेयरवुल्फ सेकंड इन कमांडर उसका पीछा कर रहा होता है। एमसी पायनिया विलेज पहुंचता है, लेकिन वहां के लोग उसे दुश्मन की तरह घूर रहे हैं। एक बार में जेकब से मिलता है। जिन को देखते ही लग जाता है कि जेकब की शक्ल किसी धोखेबाज जैसी है। जेकब असली वेयरवुल्फ की खाल देखकर लालची हो जाता है। वो जिन को पैसे देने के बजाय उसे डरा धमकाकर भगाने की कोशिश करता है और कहता है कि उसने अपना पुराना नुकसान पूरा करने के लिए ये खाल रख ली है। जिन बिना कुछ कहे मुड़कर जाने लगता है। तभी जेकब एक कायर की तरह पीछे से जिन की पीठ पर भारी प्रहार करने को कहता है, लेकिन जिन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पलटता है और एक बेहद खतरनाक लुक देते हुए कहता है, अगर तुम्हें शुरू से ही मुझे धोखा देना था तो तुम्हें मेरी पीठ पर नहीं बल्कि मेरी गर्दन पर वार करना चाहिए था। इसके बाद शुरू होता है असली एक्शन। एमसी उन गुंडों की इतनी बुरी तरह धुलाई करता है कि वे उसे इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर समझने लगते हैं। एमसी सभी को एक एक करके बड़ी फुर्ती से काटने लगता है। जेकब डर जाता है। गुंडे अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं कि तभी उनके सामने एक विशाल लाल भेड़िया आ खड़ा होता है। ये वही भेड़िया था जो पहले जंगल से भाग गया था। गांव वाले डर जाते हैं कि अब उनकी जान नहीं बचेगी। एमसी भेड़िए को देखकर कहता है, तो तुम मेरा पीछा कर रहे थे, मरने की जल्दी है क्या? भेड़िया डर जाता है, लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आता है। वो खूंखार भेड़िया एमसी पर हमला करने के बजाय उसके पास आकर किसी पालतू कुत्ते की तरह अपनी पूंछ हिलाने लगता है और प्यार करने लगता है। ये देखकर गुंडे शॉक हो जाते हैं। एमसी मुस्कुराता है, तीसरे गुंडे की तरफ उंगली दिखाता है और भेड़िए को कमांड देता है, बाइट। भेड़िए की आंख चमक जाती है जैसी दावत हो और वो तुरंत उस गुंडे को काट लेता है। और एमसी एक खौफनाक स्माइल के साथ कहता है, ओह नाइस। जेकब एमसी के सामने भीख मांग रहा है और कहता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम जो कहोगे मैं करूंगा। उस बेवकूफ दुश्मन को लगता है कि अगर वो माफी मांग लेगा तो एमसी उसे जाने देगा। लेकिन यहाँ एमसी को अपने पास्ट की एक बहुत ही बुरी याद आती है। अपनी पिछली जिंदगी में एमसी एक फैक्ट्री में काम करता था, जहां उसका मैनेजर उसे बेवकूफ बनाता था।
एमसी की सैलरी हफ्तों और महीनों तक डीले कर दी जाती थी, और जब उसने अपने पैसे मांगे तो मैनेजर ने उल्टा उसको ही सेल्फिश बोल दिया और उसकी मजबूरी का फायदा उठाया। उस वक्त एमसी को समझ आ गया था कि गरीबी में जीना कैसा लगता है। इसलिए इस बार एमसी कसम खाता है कि वो दोबारा कभी किसी के आगे नहीं झुकेगा और ना ही किसी का मोहरा बनेगा। और फिर वो वहां से जाने लगता है, लेकिन जेकब उस पर पीछे से मारने की कोशिश करता है। एमसी बिना किसी रहम के उस दुश्मन का काम तमाम कर देता है। इसके बाद एमसी देखता है कि एक भेड़िया उसके पीछे लग गया है। एमसी उसे अपने पास रखने का फैसला करता है और कहता है, चलो अब से हम साथ मिलकर रहेंगे मट। रात को एक अच्छी नींद लेने के बाद जब एमसी सुबह उठता है तो वो खुद से सवाल करता है। उसने पहली बार किसी इंसान की जान ली थी, एक या दो नहीं बल्कि काफी सारे लोगों की। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे कोई गिल्ट या पछतावा नहीं हो रहा था। उसे बिल्कुल वैसा ही थ्रिल और मजा महसूस हो रहा था जैसा मॉन्स्टर्स का शिकार करते वक्त होता है। एमसी सोचता है कि क्या उसे कोई श्राप मिला है, लेकिन फिर वो तय करता है कि जो भी हो, इस नई जिंदगी में वो बेकार की चीजें नहीं सहेगा। वो एक अमीर जिंदगी जिएगा और अपने प्रेजेंट को एंजॉय करेगा। अपने शिकार का इनाम लेने के लिए एमसी 5th पायनियर सिटी के ऑर्डर अलायंस पहुंचता है। जब एमसी एक जानवर की खाल काउंटर पर रखता है तो रिसेप्शनिस्ट को पहले लगता है कि ये कोई मजाक है और ये कोई कुत्ते की खाल है। लेकिन जब वो ध्यान से देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो एक असली वेयरवुल्फ की खाल होती है। इस खतरनाक शिकार के बदले में एमसी को इतना बड़ा इनाम मिलता है कि वो अगले 6 से 7 साल तक आराम से बिना कुछ किए बैठकर खा सकता है। इतना सारा पैसा देखकर एमसी को रियलाइज होता है कि पैसा सच में कितनी अच्छी चीज है। अब आगे आता है कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट। रिसेप्शनिस्ट दाढ़ी वाली लड़की एमसी से एक फेवर मांगती है। वो बताती है कि पास की एक क्वारी में एक नया और खतरनाक मॉन्स्टर आ गया है। इस मॉन्स्टर की वजह से ब्लडस्टोन की माइनिंग रुक गई है और पूरा शहर बर्बादी की कगार पर है। इस मॉन्स्टर का नाम है मैड स्कल और इस पर 70 गोल्ड कॉइन्स का बाउंटी रखा गया है। मैड स्कल का नाम सुनते ही एमसी थोड़ा चौंक जाता है। वो इस मॉन्स्टर को क्रॉनिकल से अच्छी तरह जानता है। ये मॉन्स्टर वेयरवुल्फ से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर, गुस्से वाला और इसकी खोपड़ी बहुत सख्त होती है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि पिछली बार जब एमसी का सामना इस मॉन्स्टर से हुआ था तो इस एक अकेले मॉन्स्टर ने एमसी को 28 बार मारा था और इसे हराने में एमसी को पूरा 1 महीना लग गया था। लेकिन इस बार हालात अलग हैं। एमसी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराता है और कहता है कि मेरा अगला शिकार तय हो गया है। खदान का माहौल बहुत ही डार्क और चिलिंग है। जिन यहाँ मैड स्कल्स नाम के डिमोनिक बीस्ट्स का शिकार करने आया है, लेकिन वहाँ पहले से एक मर्सनरी ग्रुप जिसका नाम ब्लैक मार्लिन है मौजूद होता है। उनका लीडर जॉनथन जिन को रोकता है और कहता है कि उनकी बारी पहले है। जिन को ये टाइम वेस्ट लगता है और वो सोचता है कि मॉन्स्टर्स को मारने में टर्न का क्या काम। तभी जॉनथन की नज़र जिन के पीछे खड़े एक बड़े से वुल्फ डीवन बीस्ट पर पड़ती है। जॉनथन को समझ आ जाता है कि जिन कोई आम इंसान नहीं है, क्योंकि एक वाइल्ड डीमन बीस्ट का किसी इंसान को फॉलो करना बहुत रेयर है। अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए जॉनथन जिन को अपनी टीम में शामिल होने का ऑफर देता है, लेकिन जिन आसानी से किसी पे भरोसा नहीं करना चाहता। तभी वुल्फ मीट खाने लगता है। जिन को भी भूख लग रही होती है, पर उसकी ह्यूमन डिग्निटी उसे जमीन से खाने नहीं देती। तभी टीम की एक लड़की जिसका नाम क्लेयर है जिन को कुछ फ्रेश मीट ऑफर करती है। खाना इतना डिलिशियस होता है कि जिन को लगता है ये लोग काफ़ी ट्रस्टवर्दी हैं। जिन अपना नाम इंट्रोड्यूस करता है और अब वो ऑफिशियली उनके प्लान का हिस्सा बन जाता है। अब बारी थी एक्शन की। वो सब उस एरिया में जाते हैं जहां मैड स्कल्स थे। उनका प्लान सिंपल था, बीस्ट को एक ट्रैप यानी जाल में फंसाना और फिर सब मिलकर उस पर अटैक करना। अटैक शुरू होने से पहले क्लेयर अपनी मैजिकल बुक से एक स्पेल कास्ट करती है। वो जॉनथन को फेदर स्टेप नाम का एक मैजिक बफ देती है। इस मैजिक से जॉनथन की स्पीड अगले 3 से 5 मिनट के लिए काफ़ी बढ़ जाती है। जिन ये मैजिक देखकर काफ़ी इम्प्रेस होता है। जॉनथन अपनी बढ़ी हुई स्पीड का यूज़ करके एक खतरनाक मैड स्कल को ल्योर करके ट्रैप की तरफ ले आता है। ट्रैप टीम तैयार है और ट्रैप टीम अपना जाल फेंकती है और लगता है कि प्लान सक्सेसफुल हो गया। लेकिन ट्विस्ट, मैड स्कल इतना पावरफुल होता है कि वो जाल में कंट्रोल नहीं होता। इतने सारे लोग मिलकर भी उस एक जानवर को संभाल नहीं पाते। पूरा मर्सनरी ग्रुप पैनिक करने लगता है और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। मैड स्कल जाल तोड़ के भागता है और क्लेयर को निशाना बनाता है। जब सबको लगता है कि अब सब खत्म, तभी हमारा हीरो जिन आगे आता है।
बिना किसी डर के मैड स्कल के दोनों दांतों को पकड़कर रोकता है। क्लेयर कहती है ये डेंजरस है, लेकिन जिन कहता है घबराओ मत, मुझे पता है इन मैड स्कल्स का शिकार कैसे करते हैं। जिन इस मॉन्स्टर से आमने सामने की लड़ाई कर रहा होता है। जिन को लगता था कि वो अब काफी स्ट्रांग हो गया है, लेकिन मैड स्कल की ताकत सच में मजाक नहीं थी। तभी वहां जिन की टीम आ जाती है और उसे मदद ऑफर करती है। अचानक जिन को महसूस होता है कि उसके शरीर पर किसी ने मैजिक बफ डाल दिया है, जिससे उसका शरीर एकदम हल्का हो गया है, मानो जैसे उसने अपनी पीठ से 30 किलो का भारी बैग उतार दिया हो। लेकिन हमारा हीरो जिन तो ठहरा सोलो प्लेयर, वो अपनी टीम को पीछे रहने को कहता है और अकेले ही फाइट कंटिन्यू करता है। जिन हमें समझाता है कि मैड स्कल भले ही सीधी लाइन में बहुत तेज भागता है, लेकिन वो अपनी डायरेक्शन जल्दी चेंज नहीं कर सकता, और उसके जो बड़े बड़े दांत हैं वो हथियारों को रोक लेते हैं। जिन कहता है कितना भी बड़ा मैड स्कल क्यों ना हो, लेकिन ये है तो एक पिग। भागते भागते एक पिल्लो से टकराता है और मैड स्कल पे पत्थर गिरते हैं। इसलिए जिन इसका फायदा उठा के उसके सबसे कमजोर हिस्से यानी उसकी नाक पर अपनी तलवार से जोरदार हमला करता है। दर्द से तड़पता है, लेकिन अभी भी उसके पास बहुत स्ट्रेंथ बची होती है, तो वो तेजी से मैड स्कल के एक एक करके चारों पैर काट देता है और आखिरकार मैड स्कल जमीन पर गिर जाता है और जिन उसे हरा देता है। जब जिन की टीम वहां पहुंचती है और देखती है काफी तबाही मची है, जिन का पालतू भेड़िया उनको वहीं रोकता है, तो वो हैरान रह जाते हैं कि जिन ने अकेले ही इतने बड़े मैड स्कल को कैसे मार गिराया। भेड़िया भी स्टाइल मारता हुआ मैड स्कल पे चढ़ जाता है, भाई इसे मेरे बॉस ने मारा है। लेकिन तभी भेड़िए को कुछ दिखता है और ये एक और मैड स्कल है जो अपने बंदे को मरा हुआ देख चिढ़ा हुआ है। पूरी टीम घबरा जाती है और लड़ने के लिए तैयार होने लगती है। लेकिन तभी क्लेयर, जो उनकी टीम की मैजिशियन है, नोटिस करती है कि उस बड़े मॉन्स्टर के साथ उसकी छोटे छोटे बच्चे भी हैं। वो एक माँ थी जो शायद वहां अपने बच्चों को पालने के लिए जगह ढूंढ रही थी। बिना कोई हमला किए वो शांति से वहां से चली जाती है। पूरी टीम चैन की सांस लेता है कि चलो बिना लड़े ही काम बन गया, लेकिन उनको बुरा भी लगता है, हमने उन बच्चों का बाप मार डाला। अब सीन शिफ्ट होता है द 5th पायनियर सिटी के एक सराय यानी टैवर्न में, जहां पूरी टीम अपनी जीत का जश्न मना रही है। टीम का कैप्टन सबको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देता है। असल में उनका रिवॉर्ड सिर्फ 70 गोल्ड कॉइन्स था, लेकिन कैप्टन ने चालाकी से गिल्ड वालों से कहा कि उन्हें 2 मैड स्कल्स का सामना करना पड़ा। इस झूठ की वजह से उनका रिवॉर्ड 70 से बढ़कर सीधा 110 गोल्ड कॉइन्स हो गया। कैप्टन की इस चालाकी पर पूरी टीम बहुत खुश होती है। फिर कैप्टन एक बड़ा फैसला लेता है। वो कहता है कि अगर जिन नहीं होता तो वो सब मारे जाते, इसलिए वो पूरे मुनाफे का आधा हिस्सा यानी हाफ प्रॉफिट्स जिन को दे देता है। टीम का कोई भी मेंबर इस पर एतराज नहीं जताता और सब खुशी खुशी मान जाते हैं। इसके बाद सब मिलकर खूब ड्रिंक्स पीते हैं और पार्टी करते हैं। पार्टी के बीच में से ही क्लेयर अचानक उठकर जाने लगती है। जब जिन उससे पूछता है तो वो बताती है कि वो अपनी मैजिक प्रैक्टिस करने जा रही है। जिन उसे प्रैक्टिस करते हुए देखता है और सोचता है कि इतनी खतरनाक हंट के तुरंत बाद भी वो प्रैक्टिस करने जा रही है, वो सच में बहुत मेहनती है। चैप्टर के एंड में जिन खुद से सवाल करता है, क्या मुझे भी मैजिक सीखना शुरू करना चाहिए? जिन कहता है मुझे मैजिक सीखना है, और क्लेयर मेज बहुत आसानी से जिन को जादू सिखाने के लिए मान जाती है। वो कहती है कि चूंकि जिन ने एक मैड स्कल से उसकी जान बचाई थी, इसलिए वो उसे खुशी खुशी जादू सिखाएगी। वहीं दूसरी तरफ मर्सनरी लीडर जॉनथन सोचता है कि जिन जैसा ताकतवर हंटर अकेले ही सफर करना पसंद करेगा और उन्हें उसके रास्ते में रुकावट नहीं बननी चाहिए। लेकिन असल में जिन के पास करने के लिए कुछ नहीं था और वो भी 4th पायनियर सिटी ही जाना चाहता था। इसलिए जिन थोड़ा झूठ बोलकर उनके साथ ही उसी शहर जाने का फैसला करता है ताकि रास्ते में वो जादू भी सीख सके। इसके बाद वो सब एक टैरास्क यानी एक विशालकाय पालतू मॉन्स्टर पर अपना सफर शुरू करते हैं। सफर के दौरान जिन की ट्रेनिंग शुरू होती है। जादू सीखना बिल्कुल भी आसान नहीं था। जिन को सिर्फ मैना को महसूस करने में ही पूरे 10 दिन लग गए। जिन को एहसास होता है कि नई चीजें सीखना मुश्किल है, लेकिन मैग्योंग में जिंदा रहने के लिए उसने जो 12 साल दर्द सहा था, उसने उसे हार न मानना सिखा दिया था। क्लेयर मजाक में कहती है कि जिन जादू सीखने में बहुत स्लो है, लेकिन फिर भी अच्छा काम किया है। मैना को महसूस करने के बाद अब बारी थी दूसरे स्टेप की, मैना को अपने शरीर में जमा करना या स्टोर करना। क्लेयर जिन को अपने कपड़े उतारने के लिए कहती है। वो एक खास लिक्विड का इस्तेमाल करके जिन की पीठ पर एक मैजिक सर्कल बनाती है ताकि वो अपना मैना जिन के शरीर में डाल सके।
जैसे ही क्लेयर अपना मैना जिन के दिल की तरफ भेजती है, वो अनजाने में जिन की मेंटल वर्ल्ड यानी मानसिक दुनिया से जुड़ जाती है। वहाँ क्लेयर को एक बहुत ही खौफनाक और डरावनी मॉन्स्टर मैंटिस जैसी परछाई दिखती है। अचानक क्लेयर का मैना तेजी से खिंचने लगता है, अब्जॉर्ब होने लगता है और वो घबरा जाती है कि उसका सारा मैना खत्म हो जाएगा। तभी वहाँ एक रेड वुल्फ यानी लाल भेड़िया आ जाता है, जो क्लेयर को अपनी पूंछ से खींचकर बचा लेता है। घबराई हुई क्लेयर जिन से पूछती है कि क्या उसने कभी कोई मैना कोर यानी मॉन्स्टर्स के अंदर पाया जाने वाला क्रिस्टल या मॉन्स्टर एसेंस खाया है। जिन बहुत ही कैजुअली जवाब देता है कि हाँ, वो पिछले 10 सालों से लगातार इन्हें खा रहा है। जब क्लेयर पूछती है कि उसने कितने कोर्स खाए हैं, तो जिन कहता है शायद हजारों नहीं, अब तक शायद 10 हजार खा चुका हूँ। ये सुनकर क्लेयर के होश उड़ जाते हैं। वो चिल्लाते हुए कहती है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर कोई इंसान मैना कोर खाता है तो वो या तो मर जाता है या फिर खुद एक मॉन्स्टर बन जाता है। आगे में हमें कर्मा या रेट्रिब्यूशन के बारे में बताया जाता है। ये डेमोनिक रेल में पाई जाने वाली एक दूषित ऊर्जा है, जिसे सोखने वाले जीवों के शरीर में अजीबोगरीब ताकतें आ जाती हैं। मॉन्स्टर के शरीर में यही कर्मा इकट्ठा होकर एक न्यूक्लियस बनाता है, जिसे मॉन्स्टर कोर कहते हैं। हमारी फीमेल कैरेक्टर याद करती है कि जब दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खुला था, तब कुछ पागल इंसानों ने मॉन्स्टर्स को एंजल्स मान लिया था। इन डार्क प्रीस्ट्स ने मॉन्स्टर कोर खाए थे और इंसानों की बलि तक दी थी। लेकिन ये सुनकर कि जिन बहुत सारे कोर्स खाए हैं, मैगी के होश उड़ जाते हैं। वो सोचती है कि क्या जिन कोई डार्क प्रीस्ट है, लेकिन फिर उसे समझ आता है कि जिन ने बस मॉन्स्टर्स की नकल की थी। वो जिन को सख्त चेतावनी देती है कि कोर खाने से उसकी जान जा सकती है या फिर वो मैजिक का इस्तेमाल कभी नहीं कर पाएगा। जिन भी सोचने लगता है कि शायद इन्हीं कोर्स की वजह से उसे लोगों को मारने पर कोई पछतावा नहीं होता और हमेशा लड़ने का मन करता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि जिन अभी भी माना आर्ट सीख सकता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है फोर्थ पायनियर सिटी में। वहाँ बहुत सारे मर्सनरीज इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि एक होली नाइट रेमंड खुद एक बड़े मिशन की निगरानी कर रहा है। ये मिशन गोल्डन बग नाम के एक बेहद अमीर व्यापारी का है, जिसकी हाल ही में अचानक मौत हो गई है। मिशन ये है कि उसकी सारी संपत्ति को उसके 2 बेटों के लिए बैरियर के अंदर सुरक्षित पहुंचाना है। जिन की टीम ब्लैक मार्लिन मर्सनरी ग्रुप को इस काम के लिए पूरे 100 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं, और ये सब मुमकिन हुआ है जिन के नए नाम की वजह से। लोग अब उसे हेड क्रशर के नाम से जानने लगे हैं, क्योंकि उसने मैड स्कल मॉन्स्टर को मार दिया था और एक वेयरवुल्फ को अपना पालतू बना लिया है। जिन को ये नाम बिल्कुल बकवास लगता है, लेकिन वो खुश है, क्योंकि उसे लगता है कि इस फेम की मदद से वो माना आर्ट सीख पाएगा। रात के समय मर्सनरी क्वार्टर्स के अरीना में जबरदस्त लड़ाइयाँ चल रही होती हैं, जहां लोग अपनी इज्जत दांव पर लगाकर लड़ते हैं। जिन इस मौके का फायदा उठाता है और एक फाइटर को बुरी तरह धोने लगता है। पहले एक पुंछ थोबड़े पे देता है और उसका हेड यानी सर पकड़ के अपने सर से मारता, बिल्कुल उस अफवाह जैसे हेड क्रशर। इसके बाद जिन ढेर सारे फाइटर्स को एक के बाद एक लगातार धोने लगता है। उसका असली प्लान क्या है? जिन चाहता है कि वो होली नाइट रेमंड का ध्यान अपनी तरफ खींचे। जिन का मास्टर प्लान ये है कि अगर वो दर्जनों लोगों को हरा देगा, तो रेमंड अपने अप्रेंटिस नाइट रेक्स को जिन से लड़ने के लिए भेजेगा। और जैसे ही रेक्स लड़ने आएगा, जिन का प्लान है कि वो लड़ने से सीधा मना कर देगा और कहेगा आई रिफ्यूज। जिन का मानना है कि होली नाइट से माना आर्ट सीखने के लिए नेगोशिएशंस की शुरुआत यहीं से होगी। चैप्टर 8 की शुरुआत होती है एक बड़े इनकार के साथ। जिन साफ मना कर देता है कि वो बिना किसी मतलब के नहीं लड़ेगा। जब उससे पूछा जाता है कि क्या वो डर गया है, तो जिन एक असली बिजनेसमैन की तरह जवाब देता है। वो कहता है कि वो एक मर्सनरी है जो सिर्फ पैसे और ताकत के पीछे भागता है। वो एक होली नाइट अप्रेंटिस के साथ मुफ्त में हाथ नहीं मिलाएगा, इसलिए वो एक शर्त यानी बेट रखता है। जिन भले ही वो कोई बहुत बड़ा आदमी ना हो, लेकिन उसके पास अनगॉडली अमाउंट ऑफ मनी यानी बेहिसाब दौलत है। भीड़ उसे पागल समझकर हंसने लगती है कि वो एक ऐसे नाइट के साथ जुआ खेल रहा है जो सम्मान यानी ऑनर के लिए जीता और मरता है। नाइट्स को पैसों की जरूरत नहीं थी, इसके बजाय वो एक ऐसी शर्त रखते हैं जो जिन के लिए जानलेवा हो सकती थी। वो कहते हैं कि लड़ाई के दौरान होने वाले किसी भी नुकसान या चोट के लिए कोई कानूनी जिम्मेदारी यानी लायबिलिटी नहीं होगी। यानी वो जिन को जी भर के पीट सकते हैं और उन्हें कोई हर्जाना भी नहीं देना होगा। जिन मुस्कुराते हुए इसे मान लेता है और अपनी मांग लड़ाई के बाद बताने का वादा करता है। मैदान सज चुका है। लोग जिन पर अपनी पूरी किस्मत का दाव लगा रहे हैं।
रेक्स, जो कि एक अप्रेंटिस नाइट है, अपनी पूरी ताकत के साथ जिन पर हमला करता है। जिन तुरंत समझ जाता है कि ये माना आर्ट्स है। रेक्स की रफ्तार और उसके माना आर्ट्स का लेवल बहुत ऊंचा है। जिन को एहसास होता है कि अगर एक भी वार सीधा लगा तो उसकी जान भी जा सकती है। जिन पहला अटैक डॉज करता है, लेकिन दूसरा अटैक उसे ब्लॉक करना पड़ता है। लड़ाई के बीच रेक्स उसे जंगली जानवर कहकर चढ़ाता है। सबको लगता है कि जिन हार रहा है क्योंकि वो बहुत दबे हुए तरीके से लड़ रहा है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो सबको हैरान कर देता है। जिन होली नाइट के माना आर्ट्स को अपने नंगे हाथों से साइड कर देता है। यहाँ असली ट्विस्ट आता है। जिन असल में हार नहीं रहा था, वो तो बस रेक्स की ताकत को माप यानी मेजर कर रहा था। वो कहता है, लड़ाई की ताकत तो देख ली, अब देखते हैं कि तुम कितना झेल सकते हो। ड्यूरेबिलिटी चेक। अब तक जिन मौका नहीं ढूंढ रहा था, वो तो बस इस लड़ाई का आनंद ले रहा था। जिन ने रेक्स के पेट में ऐसा पंच मारा कि रेक्स का चेहरा बिगड़ गया। जिन कहता है, देखते हैं तुम और कितने पंच सह सकते हो। इससे पहले कि जिन अपनी असली फॉर्म में आता, लड़ाई को रोक दिया जाता है। जिन थोड़ा निराश होता है क्योंकि वो तो अभी बस शुरू ही हुआ था, लेकिन उसका प्लान सफल रहा। नाइट में हमें गोल्डन बुग वुल्फ्स मैंशन दिखाया जाता है, जहां डेरिक और सेड्रिक नाम के दो भुक्कड़ भाई परेशान हैं। उन्हें दीवार के अंदर जाने के लिए 10 दिन का इंतजार करना होगा और वे डरे हुए हैं कि क्या उनका शरीर तब तक साथ देगा। और हमें दिखाई देता है कि उनके पीठ पे गंदा सा मॉन्स्टर कोर दिखाई देता है। मुझे तो उल्टी जैसा हो रहा है। चैप्टर 9 की शुरुआत होती है एक जबरदस्त प्रदर्शन के साथ। माना आर्ट्स, एक ऐसी कला जहां माना को शरीर का ही एक हिस्सा मानकर इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है कि अगर कोई इसमें महारत हासिल कर ले तो वो अपनी तलवार के एक वार से पहाड़ों को चीर सकता है और समंदर के 2 टुकड़े कर सकता है। यहाँ सर रेमंड हमें अपनी असली ताकत दिखाते हैं। वो अपनी तलवार पर सीक्रेट फ्लेम को केंद्रित करते हैं। उनकी तलवार से निकलने वाली ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि वो एक ही झटके में सब कुछ राख करने की क्षमता रखती है। रेमंड के सीक्रेट फ्लेम स्लैश के बाद चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। वहां मौजूद एक लड़का जो लोमड़ी जैसा है, रेमंड की तारीफों के पुल बांधने लगता है। लेकिन हमारा हीरो जिन कुछ और ही सोच रहा है। उसे रेमंड की ये तकनीक कुछ जानी पहचानी लगती है। जिन को लगता है कि इतनी मेहनत और खास तकनीक के बिना भी तो लकड़ी को काटा जा सकता है। लेकिन रेमंड उसे टोकते हैं और असली सबक सिखाना शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि माना आर्ट्स सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि अपने मसल्स के अंदर माना को जकड़ कर रखने और उसे सही समय पर रिलीज करने का नाम है। जिन जैसे ही रेमंड के बताई तरीके को आजमाता है, कुछ ऐसा होता है जो किसी ने नहीं सोचा था। जिन के शरीर से माना की एक विशाल लहर निकलती है। रेमंड ये देखकर दंग रह जाते हैं कि जिन ने थ्योरी सुनते ही उसे प्रैक्टिकल में बदल दिया। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि जिन का माना आर्ट्स पवित्र नहीं, बल्कि बहुत ही डरावना और काला था। रेमंड जिन की आंखों में देखते हुए खुद से पूछते हैं, आखिर तुम्हारे अंदर किस तरह का दानव छिपा है जिन? जिन को खुद महसूस होता है कि उसकी एफिशिएंसी अभी कम है, लेकिन उसका ये डार्क लुक वाकई में कूल लग रहा है। कुछ टाइम के बाद बड़े से कछुए के साथ सब पता नहीं कहाँ जा रहे थे। क्लेयर जिन को कहती है कि तुमने ऑलरेडी माना आर्ट्स को मास्टर कर लिया है। यू आर रियली अमेजिंग जिन। जिन भी कहता है, ये सब तुम्हारे वजह से। तभी टिन तिघाड़ा काम बिगाड़ा जैसे रेक्स वहां आता है और जिन को धमकाता कि प्रॉपर ट्रेनिंग लो और मास्टर रेमंड को रिस्पेक्ट दो, उनका टाइम वेस्ट मत करना। जिन भी कहता है, इसकी प्रॉब्लम क्या है भाई? अच्छी खासी सेटिंग हो रही थी, बीच में आ गया। लगता है पिछली हार की वजह से। लेकिन जिन मजे लेते हुआ घोड़े को मारता है, रेक्स का घोड़ा उसे झाड़ियों में भगा ले जाता है। पीछे से रेमंड आता है और माफी मांगता है कि मैंने रेक्स को लाइन में नहीं रखा। तभी अचानक एक शोर सुनाई देता है। क्लाइंट्स, जो गोल्डन बग के बेटे हैं, खाने के लिए पागलों की तरह चिल्ला रहे हैं। जिन को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। उसे लगता है कि वे सिर्फ भूखे नहीं हैं, बल्कि हवा में कुछ भारीपन है। तभी अचानक वो विशाल जीव टरास्क, जिस पर वे सवारी कर रहे थे, पूरी तरह से नीचे गिर जाता है। मंजर डरावना हो जाता है। उस टेंट के अंदर से कुछ बहुत बुरा बाहर निकलने वाला है। क्लेयर चिल्लाकर बताती है कि ये एक अबॉमिनेशन है।
एक ऐसा इंसान जो मैग्योंग कर्मा की वजह से एक दरिंदे में बदल गया है। रेमंड तुरंत एक्शन में आते हैं और अपनी डिवाइन फ्लेम क्लीव से उस दानव पर हमला करते हैं और उसे 2 टुकड़ों में काट देता है और रेक्स को चिल्लाता है। अभी वो उसे काटता है और 4 भाग में काट देता है। उन्हें लगता है कि काम तमाम हो गया, लेकिन वो दानव पल भर में फिर से खुद को जोड़ लेता है। रेक्स जो उस मॉन्स्टर के सामने था खतरे में पड़ जाता है और हम देखते हैं रेक्स का हाथ कट जाता है जो स्वॉर्ड पकड़े हुए था। चैप्टर 10 की शुरुआत एक जोरदार चीख से होती है, रेक्स। हम देखते हैं कि रेमंड पूरी ताकत से उस राक्षस की ओर बढ़ता है, लेकिन राक्षस का हमला इतना घातक है कि हर तरफ खून फैल जाता है और मॉन्स्टर रेक्स को निगल जाता है। पूरी सेना और वहां मौजूद लोग सदमे में हैं। रेमंड गुस्से में मॉन्स्टर पे सेक्रेड फायर स्लैश मारता है और मॉन्स्टर कई टुकड़ों में कट जाता है। रेमंड चिल्लाता है, रेक्स हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हें बचा लूंगा, और उसे मॉन्स्टर के मुंह से निकालने की कोशिश करता है। मॉन्स्टर फिर से रिकवर होने लगता है। कई सारे टेंटिकल्स रेमंड की तरफ आ रहे थे। तभी मैदान में एंट्री होती है हमारे हीरो जिन की, और वो रेमंड को बचा लेता है। पास खड़े लोग दंग रह जाते हैं। होली नाइट रेमंड गिर चुका है और सब डरने लगते हैं कि क्या अब उनकी बारी है। लेकिन जिन के मन में एक गहरा डर है। वो उस राक्षस को देखकर सोचता है, ये घिनौना जीव कभी एक इंसान था जो राक्षस बन गया। अगर मैं भी इसी तरह मॉन्स्टर कोर्स खाता रहा तो क्या एक दिन मेरा हाल भी ऐसा ही होगा? लेकिन वक्त कम है। जिन अपने डर को झटक देता है, अभी इसके बारे में सोचना बेकार है, पहले इस मुसीबत को खत्म करना होगा। जिन हमला शुरू करता है और अपनी तलवार निकालता है। राक्षस की खासियत क्या है? उसकी जबरदस्त पाचन शक्ति और कभी न खत्म होने वाला पुनर्जन्म यानी रीजेनरेशन। जिन जितनी बार उसे काटता है वो राक्षस उतनी ही तेजी से वापस जुड़ जाता है। जिन समझ जाता है कि ये ताकत की नहीं बल्कि स्टैमिना की लड़ाई है। उसे उस राक्षस की कमजोरी ढूंढनी होगी। तभी एक भाला आता है और मॉन्स्टर को चीरता हुआ निकलता है। बाकी लोग भाले से मॉन्स्टर के टेंटिकल भाले रोके हुए हैं। क्लेयर की जादुई किताब खोलती है और मंत्र गूंजता है, Thy sword shall thwart evil। जादू की मदद से राक्षस के ठीक होने की रफ्तार कम हो जाती है। जिन मुस्कुलाता है और कहता है, बुरा नहीं है, मुझे लगा था सब डर के भाग जाएंगे। अचानक मॉन्स्टर की ऑरा बदल जाती है। उसके कंधों पर अजीब चेहरे उभरने लगते हैं। ये गोल्डन बग के बेटों डेरिक और सेड्रिक के चेहरे हैं। राक्षस पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है और टेंटिकल्स छोड़कर उसके टूटे हुए पार्ट्स को खींच लेता है। जिन अपनी आखिरी चाल चलता है। वो अपनी मैना आर्ट्स का इस्तेमाल करता है और अपनी तलवार को बैंगनी रंग की जादुई ऊर्जा से भर लेता है। वो चिल्लाता है, हियर आई गो, और राक्षस के टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर देता है। अंत में जिन उसके शरीर को चीरते हुए उसके इंटरनल कोर तक पहुंचता है और कहता है, इट्स ओवर, और कोर को डिस्ट्रॉय कर देता है। मॉन्स्टर गिर जाता है और सब जीत की खुशी मनाते हैं। लेकिन दूर खड़ी एक रहस्यमयी नकाबपोश औरत ये सब देख रही है। वो अपने बेटों की नाकामी पर दुखी है और उसे हैरानी है कि जिन ने उस इंटरनल कोर को अपने पास क्यों रखा है। जिन ने लड़ाई जीत ली। चैप्टर 11 की शुरुआत में जिन उस नीले रंग के इनर कोर को खाता है। खाते ही उसे अचानक किसी और की यादें दिखने लगती हैं। वो एक अंधेरे कमरे में खुद को देखता है जहां एक मोटे आदमी को बांध कर रखा गया है। इन यादों में हम एक क्रूर औरत को देखते हैं। वो उस बंधे हुए आदमी से कहती है कि उसका पिता, जिसे गोल्डन बग कहा जाता था, अपनी अक्षमता के कारण मरा। वो औरत उस आदमी की आंखों में एक रहस्यमयी नीला लिक्विड डालती है और उसे एक राक्षस यानी मॉन्स्ट्रोसिटी में बदल देती है। अचानक जिन की आंखें खुलती हैं और वो जोर जोर से हाँफने लगता है और वॉमिटिंग करता है। उसे समझ आता है कि इनर कोर खाने का एक दुर्लभ साइड इफेक्ट है। कभी-कभी ये उस जीव की यादें भी आपके दिमाग में डाल देता है। जिनको एहसास होता है कि वो औरत असल में एक डार्क प्रीस्ट थी। तभी उसकी साथी क्लेयर वहां आती है और उसकी हालत देखकर पूछती है कि क्या तूने एक और कोर खाया है? जिन फैसला करता है कि वो इन यादों के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि इससे गलतफहमी पैदा हो सकती है। और वही डार्क प्रीस्ट ये सब चुपके से देख रही थी। अभी के लिए वो जाने देती है। उसे शक है ये कल्ट अलायंस का हिस्सा हो सकता है। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब पहाड़ की चोटी पे एक शानदार रेड वुल्फ दिखाई देता है। उसे देखते ही होली नाइट और बाकी के सबऑर्डिनेट्स प्रार्थना करने लगते हैं, क्योंकि वे उसे अपने देवता इया का साथी मानते हैं।
लेकिन सब तब हैरान रह जाते हैं जब जिन उसे सिर्फ एक म्यूट कहकर पुकारता है और वो भेड़िया चुपचाप उसके पास आ जाता है। सफ़ेद बालों वाला होली नाइट जिन से अनुरोध करता है कि वो इस भेड़िए का नाम रेक्स रख दे ताकि उनके शहीद हुए साथी की विरासत जिंदा रहे। जिन मान जाता है और भेड़िए का नया नाम रेक्स पड़ता है। तभी वहां थर्ड पायनियर सिटी के एक शक्तिशाली एल्डर बो की एंट्री होती है। क्या ये एल्डर जिन के लिए मुसीबत बनेंगे? जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें।